बहुत ही प्यारा सा सवाल क्या पूछा है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, यानी बच्चे को जहां डिफिकल्टी महसूस हो रही है, उनके ज्ञान में रिक्तता, जहां कमी रह गई है, रिक्तता बोले तो गैप, ठीक है, और गैप बोले तो आपके दिमाग में गैप सुनते ही डायग्नोज करना आना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आनी चाहिए, है ना, ये दिमाग में बिठा लीजिए आप। डायग्नोज को हिंदी में क्या कहते हैं, अब वो बता दे तो फिर तो आप आंसर मार्क कर देंगे, है ना, आप तो फिर आंसर मार्क कर देंगे, हिंदी अगर बता दी तो ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा राहुल, जान गए हम आप सैदपुर से हैं, बहुत गलती हो रही, कोई बात नहीं, आप फिर भी नहीं हंसी, हंसने की बात तो होनी चाहिए, है? देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ये कहता है जब आप पाठ्यक्रम के दौरान, जब आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सिलेबस करा रहे हैं, उस टाइम पे जो कठिनाइयां आ रही हैं बच्चों को, या जहां गैप्स हैं तथा कौशल में कमी, जो भी स्किल में उनकी वो लैक कर रहे हैं, जहां पर भी को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, यानी एक टेस्ट बनाया गया है, ताकि आप बच्चे के गैप्स को जान सकें, तभी तो फुलफिल करेंगे भाई। पहले बच्चे की प्रॉब्लम पता होगी तब तो आप उसको ठीक करेंगे। तो इसको उपलब्धि परीक्षण नहीं कहते, उपलब्धि परीक्षण तो अचीवमेंट टेस्ट होता है, जिसमें बस ये पता चलता है कि कितना अचीव किया है। जब गैप की बात हो रही है तो ये निदानात्मक परीक्षण है, यानी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी रिक्तियों का पता लगाया जाएगा, और इस डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण के बाद रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण होता है। याद रखिएगा, हमेशा पहले निदान होगा, फिर उपचार किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण बाद में होगा। अगर आपको बुखार है 10 दिन से, तो आप पहले टेस्ट करा के पता लगाएंगे परेशानी क्या है, बाद में उस रिपोर्ट के आधार पे आपके लिए दवाइयां लिखी जाएंगी। क्लियर बात है, ठीक है ना। ये प्रवीणता परीक्षण है कि मास्टरी कितनी हो गई है, श्रेणी परीक्षण नथिंग। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, देखिएगा ये क्या कहता है। पोर्टफोलियो के बारे में एक क्वेश्चन आता ही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है, 3 इडियट वाले कान खड़े करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सही नहीं है क्या पूछा है, ये बताना है आपको, ये नहीं कि जो सही है। कोई कह रहा है मेरे पास भी सेम शर्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छी बात मैंने आज तक नहीं सुनी है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें किस चीज की, क्वेश्चन नंबर 14 की, अभी 15 क्वेश्चन और है, इस पे फोकस कर लो। धनंजय धन्यवाद। देखिए, ओहो हो, आज तो मैं ज्यादा ही एनर्जी में, अपने ही हाथ में चोट लगी। देखो, अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है। पोर्टफोलियो में बेसिकली बच्चे की सारी अचीवमेंट्स, उसकी सारी चीजें होती हैं जो उसके बारे में अच्छाइयां हैं, जो भी उसने स्पेशल किया है। पोर्टफोलियो जैसे आप देखते हैं कि मॉडलिंग करने के लिए लोग बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं सुंदर सुंदर, ऐसे बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसमें पिक्चर फॉर्मेट में या कोशिश की जाती है जो भी उसके बारे में उसकी अचीवमेंट्स हैं उन सबको एक साथ आकलित करके, संग्रहित करके रखा जाए। बेसिकली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है। हाँ, सही बात है कि बच्चा कैसे सीख रहा है उससे पता लगेगा, आपको प्रमाण मिल जाएगा उस पोर्टफोलियो फाइल में, ठीक है। यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायक है। हाँ, क्योंकि बच्चे को फीडबैक मिलेगा तो वो अपने आप में, अपने ही लिए उसको फीडबैक मिलेगा तो वो बेहतर सीखेगा इंडिपेंडेंटली। दोनों बातें सही है, बट पूछा क्या है जो सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायक करता है, यानी बच्चा अपने आप ही अपने जो लर्निंग है और अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे रेगुलेट कर पाएगा, अपनी लर्निंग प्रोसेस को दिशा दे पाएगा। सही बात है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है जो गलत होगा। अब ऐसा तो है नहीं, 5वां ऑप्शन तो यहाँ हो नहीं सकता, फिर भी पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। ये एक बार में नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग महीने में, अलग अलग टाइम पे, और ये अलग अलग क्लासेस में भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन है कि एक बार में नहीं होता, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, समय के साथ होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले, यानी जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। कौन सा नियम कहां से आया, नियम तो समझ नहीं पाते, कहां से आया ये समझा दो बच्चे को, चक्कर आ जाएंगे, बेचारा बेहोश हो जाएगा। बी ऑप्शन है, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करने चाहिए, यानी नॉर्मल डिस्कशन में डिस्कस करते करते संदर्भ में आपने रूल्स भी बता दिए। हाँ, अच्छी बात लग रही है सुनने में। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, मतलब एवं जो अलग अलग रूप हो सकते हैं किसी नियम के, पहले नियम आया नहीं है बच्चों को, आप उसको और कंफ्यूज कर दो डिफरेंट चीजें बता के, उनके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए, जी नहीं। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है क्लासरूम में, बच्चे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और वहीं व्याकरण संदर्भ में, प्रसंग में, प्रासंगिक रूप से व्याकरण कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है व्याकरण, ना कि रटवाना है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आपका एक पेपर का डिस्कशन खत्म हुआ। अब आते हैं 15 क्वेश्चन और हैं।
इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। फटाफट से आंसर कीजिएगा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, ऑनलाइन के पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए सब कुछ सेम है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेडागोजी सेम है सबकी। जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिस पर मैं एक वीडियो अलग से बना चुकी हूं, NEP कहते हैं हम जिसको, क्या कहते हैं, NEP 2020, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डैश के अध्ययन की वकालत करती है। किसको पढ़ाने की वकालत करेगी? किसकी स्टडी की वकालत करेगी? बच्चे के भले में जो होगा वही आंसर सही है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय हो, एक्टिव हो और बच्चे की भलाई के लिए जो ऑप्शन हो, है ना। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं। चलो ठीक बात है, तो ये तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कह ही रहा था, नहीं संस्कृत यहां पे जबरदस्ती जोड़ दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, क्योंकि जब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बोल दिया था तो संस्कृत वहीं आ जाती, अलग से संस्कृत क्यों देनी थी। मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोली जाने वाली भाषाएं। समूची विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल लग रहा है हमें, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूज किया गया है कि पाली, प्राकृत, ये वो। जब आधुनिक भारतीय भाषाएं बोलती तो वहीं पे 21 भाषाएं, आपकी 21 या 22 जितनी भी भाषाएं हैं वो वहां आ जाएंगी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो 22 भाषाएं हैं उन सभी में आ जाएंगी, ठीक। तो मातृभाषा घर की भाषा मतलब मदर टंग जो घर पे बोली जाती है बच्चे के, वो होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषाएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक भारतीय भाषाएं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी होनी चाहिए और विदेशी भाषाएं फॉरेन लैंग्वेज भी। तो इसमें सब आ गया, जो बाकी के ऑप्शंस थे उनसे ये बेहतर था डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार और पोल में जवाब दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक आता ही है। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आई है। बच्ची बिहार से, बिहार मैप में इमेजिन कीजिए, क्योंकि मैप पे भी क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में नहीं आते, ईवीएस में आते हैं। तो बिहार से मुंबई गई है, मतलब कहां बिहार है और कहां मुंबई है, नीचे की तरफ साउथ में। तो बिहार से मुंबई गई है बच्ची, ठीक। तथा वह विद्यालय में हिंदी संस्कृत, स्कूल में बच्ची हिंदी पढ़ रही है, संस्कृत पढ़ रही है, अंग्रेजी सीखती है, तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में जो भी उसके आसपास का माहौल है, जिस माहौल में वो मुंबई में रह रही है और विद्यालय में जो बच्चे हैं उनसे वो अपने मित्रों से क्या है, मराठी भाषा को अधिग्रहित कर रही है, अर्जन कर रही है। एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन जिसको हम भाषा अर्जन कहते हैं, दूसरा होता है लैंग्वेज लर्निंग जिसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। अधिगम मतलब पूरे तामझाम के साथ सीखना, किताबें हैं, रूल्स हैं, टीचर है, फलाना है, ये अधिगम है, लर्निंग है। अर्जन क्या है, आपने मजे मजे में अर्जित कर लिया, एक्वायर कर लिया। ऐसे आप रोड पे घूमते जा रहे थे, 4 सिक्के मिले, अलग अलग तरह के सिक्कों को आप अर्जित करते हुए जा रहे हैं, है ना। मतलब बेसिकली इकट्ठा करना अपने एनवायरमेंट से, अर्जित करना जिसमें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप अपनी एनवायरमेंट से भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे आपने अपनी मदर टंग को किया होगा, मातृभाषा को अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? भैया भाषा अर्जन कहेंगे, यही तो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी। भाई मराठी सीखना भाषा अर्जन है। स्कूल में तो मराठी नहीं सिखाई जा रही थी, बच्चे ने अपने एनवायरमेंट से, जब आप नॉम चॉम्स्की कहते हैं ऐसा कि आप अपने एनवायरमेंट से, क्योंकि आपके अंदर एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं उसको, आगे आएगा क्लासेस में, तो उसके माध्यम से बच्चा भाषा को अर्जित कर लेता है बिना किसी किताब कॉपी के। आपने भी जब अपनी मदर टंग सीखी होगी ऐसी ही सीखी होगी। अधिगम में तो फिर रूल्स चलेंगे, स्कूल में सिखाया जाता तो हम अधिगम कह देते इसको, ठीक है। लेकिन मराठी ऐसी एनवायरमेंट से सीखी है, सहारा देना मतलब स्कैफोल्डिंग, बाकी कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि ये क्या कहता है, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय, यानी कोई कंटेंट है, कोई चैप्टर है वो पढ़ रहा है, कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, यानी कुछ उसको ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं जिससे वो मीनिंग मेकिंग कर पा रहा है। यह किस रूप में जाना जाएगा? इतनी सारी लाइट्स क्यों ऑन की हैं भाई? देखिएगा एक बार, आप जवाब दीजिएगा। सिर्फ ये वाली लाइट ऑन किया करो, तभी तो एक्स्ट्रा लाइट है आज। देखो एक बार, ज्यादा वाइट वाइट दिख रहा होगा इन लोग को। देखना, अगर हम बात करते हैं किसकी, किसी की तो कर ही लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाता है, आप समझाते हो, पढ़ने का मन ही नहीं करता, गलत टीचर, प्लीज
ग्रेट टीचर, मुझे लगा गलत टीचर कह रहे हो, आंसू आ जाते हैं मेरे, अभी मैं चक्कर खा के गिर जाती हूँ यहाँ पे। रवि बक्सर, बिल्कुल, तो आप पढ़िए ना, फिर मजा आ रहा है तो पढ़ने में क्यों कमी करनी है, ठीक है। थैंक यू मनीष। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो अर्थ समझ सके, उसको अर्थ समझने में दिक्कत हो रही है तो उसको हिंट दे रहे हैं हम, ठीक, संकेत दे रहे हैं। किस रूप में जाना जाएगा इसको? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, तो सरसरी दृष्टि से पढ़ने में कहाँ संकेत देने का टाइम मिलता है ना। बारीकी से पढ़ना, अब ये बारीकी से पढ़ना भी नहीं कहेगा, ये कहेंगे हम इसको अर्थगत संकेत, मीनिंगफुल हिंट्स हैं ये, कि बच्चा अर्थ समझ सके। बाकी चीजों पे फोकस नहीं है, वो कितना डीप जा रहा है क्या, बट उसको अर्थ समझ में आ जाए, इस चीज पे यहाँ फोकस है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे, ये कुछ ज्यादा ही तेज भाग जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अगर हम कहें श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, यानी मेन थीम क्या है, मेन थॉट क्या है, अनुमान लगाना यानी प्रिडिक्ट करना, निष्कर्ष आरेखित करना यानी कंक्लूड करना, कंक्लूजन या इन्फेरेंस ड्रॉ करना, सारांश यानी समरी लिखना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, किस में आएंगे, अधिगम की कौन सी प्रक्रिया में आएंगे, बताइएगा, फटाफट से बताइए। ऑफलाइन क्लास कब होगी दिल्ली में? जल्दी होगी राहुल, फ्री क्लासेस देंगे आपको सीटेट के लिए, है ना, हम कमाल करते रहते हैं। देखिएगा फटाफट से बताइए, करियर पर क्लास हुई थी, सीटेट के बैच में नहीं हुई होगी ना, एक्स्ट्रा क्लास दी थी आपको 2 इस बार। एक बार कहो कि आप मेरी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, पढ़ाई पे फोकस नहीं है, ब्लॉक करा देंगे फिर रोते रहना है। देखो एक बार, अगर हम बात करें श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, यानी मेन थीम समझ पा रहे हैं आप, अनुमान लगा पा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं और सारांश यानी समरी लिख पा रहे हैं, तो इसको उदोन्मुखी या अधोमुखी कहेंगे, या सूचना के लिए श्रवण या सूचनात्मक श्रवण। देखो सूचना की तो यहाँ बात हुई नहीं है, यहाँ बात हो रही है कि पहले विचार समझ रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं और सारांश की बात कर रहे हैं, यानी अर्थ पे फोकस है। जब अर्थ पर फोकस होता है तो हम जाते हैं किधर, मतलब बेसिकली आप अर्थ को समग्र रूप में सीख रहे हैं, भाषा को समग्र रूप में सीखना कहते हैं इसको, कि आप मीनिंग यानी अर्थ निर्माण कर पा रहे हैं। ये होता है अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाओं में, ठीक है, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाओं में, शायद इंग्लिश में इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उन्मुखी की, तो इसमें आपका वर्ड मीनिंग या हम कहें जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बॉटम अप जैसी अप्रोच हो जाएगी, तो वो आएगी। तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अर्थ पे फोकस है, तो अधोमुखी होगा। अगर वर्ड मीनिंग वगैरह पे होता है या छोटी छोटी चीजों पे, एक्टिविटीज पे होता है, तो ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल कहता है संज्ञाएं यानी नाउन, क्रियाएं, वर्ब, विशेषण यानी एडजेक्टिव्स, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, बताइएगा। विषय वस्तु के शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, निष्क्रिय शब्द संपदा हैं या सक्रिय शब्द संपदा हैं। सिंपल सी बात है, ये आपके सिलेबस के शब्द हैं या कंटेंट्स हैं, तो विषय वस्तु के शब्द हैं यानी कंटेंट्स ऑफ सिलेबस हैं, जो पढ़ाए जाएंगे, वो चैप्टर्स हैं। सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल कहता है संरचनाओं के बारे में ज्ञान, यानी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बने हैं इसके बारे में नॉलेज, तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना, यानी कम प्रैक्टिस यानी बेसिक प्रैक्टिस, और आपको पता चले कि स्ट्रक्चर कैसे बने हैं। तो इसको क्या कार्यविधिक कहेंगे, घोषणात्मक ज्ञान कहेंगे, व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया कहेंगे या भाषा प्रक्रियाएं कहेंगे। भाई आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता हो और आप सीमित अभ्यास में अपने शब्दों में या जैसे भी उसको वर्णित कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा। मैम मैंने कॉम्बो बैच लिया है, क्या स्पेशल बैच 5 से मैं तैयारी करूं या नहीं, क्योंकि मैंने दोनों बैच लिया हुआ है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। यार देखो कॉम्बो बैच लिया मनीष, इसका मतलब अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेडागोजी स्पेशल में मत आइए। पेडागोजी स्पेशल डीप पेडागोजी के लिए, अगर आप पूरे देश भर में किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो D2+ है, KVS है, कोई और स्टेट का टेट है, सीटेट के लिए आप सीटेट के बैच में ही रहिए। सीटेट के लिए अगर आपने कॉम्बो ले लिया बस इनफ है, पेडागोजी सीटेट के लिए मत पढ़िएगा, पेडागोजी स्पेशल डीप बैच है, वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बड़ा सिलेबस है उसका, ठीक है। देखिएगा संरचनाओं के बारे में ज्ञान, ये कहलाता है घोषणात्मक ज्ञान, डेक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं इसको, डेक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं। बेसिक आपको प्रैक्टिस करके और आप उस अपने शब्दों में उसको कम शब्दों में बात को कह पा रहे हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज की कोई चीज कैसे काम करती है, कोई डेफिनेशन अगर आपको बतानी है ना, या कुछ भी इस तरह का है जिसमें आपको कम शब्दों में बात कह देनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22वां सवाल ये कहता है प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत, यानी
जब आप नेचुरली लैंग्वेज सीख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट से, तो इसको कैसे देखेंगे? बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन सामग्री या प्रामाणिक पठन सामग्री। यानी आप चाह रहे हैं बच्चा नेचुरली भाषा को कॉन्टेक्स्ट में सीखे, पठन सामग्री का स्रोत क्या बेस्ट होगा? जो रियल हो, जो ऑथेंटिक हो, जो जिसका कोई मतलब हो। तो ऑथेंटिक सामग्री मतलब प्रामाणिक पठन सामग्री, ऑथेंटिक मटेरियल से सिखाएंगे आप इस केस में। बाकी सारी बातें साइड हो जाएंगी क्योंकि आप नेचुरली लैंग्वेज को संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, तो कॉन्टेक्स्ट किसका होगा? आप कोई हिस्ट्री की कहानी है तो वो तो रियल है ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट है, एग्जिस्ट करता है। किसी ने अपनी मर्जी से कोई कहानी लिखी हो तो वो नहीं होगी। तो ये प्रमाणिक पठन सामग्री, इसको ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? यानी जब आप लैंग्वेज को असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सी एक बात सही होगी आकलन के विषय में? क्या सही है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि यानी अचीवमेंट, वो मैटर नहीं करेगी, नहीं तो आप फर्स्ट सेकंड लाने पे फोकस करेंगे। शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन, यानी जो बच्चे की कौन सी ग्रामेटिकल नॉलेज है वो भी मेन नहीं होती। शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन, हाँ ये एक बार को फिर भी हो सकता है कि भैया मास्टरी कितनी है लैंग्वेज पे। यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है, ये उद्देश्य नहीं है कि क्या नहीं आता है, ये है कि कितने निपुण वो हो गए हैं, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं। और कितने निपुण हुए उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या नहीं आता है, कहाँ काम करने की जरूरत है। तो सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाते हम, बच्चे की भलाई की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? त्रुटि मतलब एरर्स, एरर्स पे एक क्वेश्चन आता ही है निश्चित रूप से, चाहे वो सीडीपी हो, बाल विकास हो, चाहे वो पेडागोजी हो। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा, ईवीएस भी करेंगे जल्दी, डोंट वरी। शुरू में पेडागोजी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बट आपसे पढ़ के सबसे ज्यादा पेडागोजी समझ में आने लगी है। बहुत बढ़िया संजीर, यही चाहिए, इसीलिए जी रहे हैं हम। क्यों खड़े हम रात को इतनी यहाँ पे? नहीं तो इतना कुछ तो करा ही दिया चैनल पे। पोल पहले आ जा रहा है, कोई बात नहीं अमित, पहले से कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी त्रुटियां या एरर्स के बारे में कौन सी बात सही है? त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि हैं। बिल्कुल सही बात है, गलतियों से टीचर और लर्नर दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, विंडो के रूप में काम करती हैं। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी के तभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए, नहीं पहले भाषा को अभिव्यक्त करने देना चाहिए उनको, बाद में त्रुटियां सुधर जाएंगी। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने का क्षेत्र है, नहीं भाई बच्चे के लिए भी है। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है। जरूरी थोड़ी है कि तभी गलतियां होंगी आपसे जब आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, पहली में भी हो सकती है, तो ये तो कोई नीडेड नहीं है, या ऐसा नहीं है जरूरी कि जब भी कोई गलती कर रहे हैं तो आप दूसरी भाषा की वजह से कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता यानी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे देश में, है ना, एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथी यानी जो उनके एसएसटी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मित्र हैं, पर प्रदत्त कार्य देता है या देती हैं। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखनी है ना, कि हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इस पर रिपोर्ट लिखनी है, एक पोस्टर तैयार करना है, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृति, कल्चरल नॉलेज, पॉलिटी, इन सब से जुड़ी हुई अन्य पुस्तकें और दस्तावेज पढ़ने हैं। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब लैंग्वेज का टीचर है और उसमें उन्होंने एसएसटी को जोड़ दिया और एसएसटी को जोड़ के एक रिपोर्ट बनाने को कहा, एक रिपोर्ट लिखने को कहा, पोस्टर बनाने को कहा, तो ड्राइंग भी इसमें ऐड हो गई, रिपोर्ट लिखने को कहा तो राइटिंग भी इसमें ऐड हो गई। जब वो पढ़ेगा उसके बारे में तो हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी जानेगा या जानेगी बच्ची, कल्चरल नॉलेज का पता लगाएगा, पॉलिटी का पता लगाएगा, मतलब लगभग हर सब्जेक्ट में भाषा को विद्यमान कर दिया। इसको हम LAC लैक कहते हैं। लैक लाख रुपए वाला नहीं, दिस इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। हिंदी में क्या कहेंगे या आप पहचानेंगे, मैं आपको साथ में ट्रांसलेट करके इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश की भी तैयारी यहाँ साथ में हो रही है, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको बाइलिंगुअली पता होंगी चीजें। सामाजिक विज्ञान में भाषा, ये सिर्फ सामाजिक विज्ञान में नहीं है, लैंग्वेज की अपने आप में लगभग ये हर सब्जेक्ट में फैल गई है। सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य नहीं। समूची पाठ्यचर्या में भाषा, यस, दिस इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी आपके करिकुलम के अन्य सब्जेक्ट से भी जब आपने जोड़ दिया भाषा को तो ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहलाता है। भाषा लेखन का विकास जी नहीं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, पढ़िएगा एक बार, 4 क्वेश्चंस और हैं आपके।
एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता है, यानी जो नियम उसको पहले से आते थे उनको वो आधार बनाता है और नए नियम सीखता है, यानी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके न्यू नॉलेज को जोड़ करके समझने की बात करता है। अच्छी बात है, मतलब अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है। संज्ञानात्मक युक्तियां हैं, मेटा कॉग्निटिव युक्तियां यानी परासंज्ञानात्मक युक्तियां हैं, आकृति आधारित हैं या सहयोगात्मक है। ना तो यहाँ हेल्प की बात हुई है ना आकृति की बात हुई है, तो या तो ये ए होगा या तो ये बी होगा। ये ऐसे एलिमिनेट करना जरूरी है ऑप्शंस को। अगर हम बात करें, एक विद्यार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता है, यानी जो उसको आता था उसको उसने यूज कर लिया। ऐसा नहीं कि कुछ प्लान किया, कुछ रिव्यू किया और समथिंग लाइक दैट, ऐसी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग बात नहीं हो रही है, मेटाकॉग्निटिव नहीं है। सीडीपी से ज्यादा हार्ड है, कैसे इसका पेडागोजी सही होगा? नवाज, अभी आप पहला सेशन है ये, है ना। अगर आप किसी के 10 साल की मेहनत को या 1 साल की मेहनत को, 6 महीने की मेहनत को अपनी 2 दिन की मेहनत से कंपेयर करेंगे तो आपको खराब ही लगेगा अपने बारे में। तो जब ये पहला सेशन है हिंदी पेडागोजी का, मैंने आपको बताया कि आप लेट्स लर्न पे ही हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, या फिर आप मैराथन सेशन देख लीजिए हिंदी पेडागोजी का जो मैंने कराया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, आपके लिए चीजें ईजी हो जाएंगी। 2-4 दिन प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। पहले दिन या शुरुआत में सब कुछ मुश्किल ही लगता है ना, तो ऐसा नहीं कि उससे मुश्किल है, वो आपने पढ़ी इतने अच्छे से है, इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको इजी लगने लगी है सीडीपी। मेटाकॉग्निटिव युक्तियां, जी नहीं, इसमें संज्ञानात्मक युक्तियां हैं। ये क्या है? कॉग्निटिव स्किल्स हैं, आपके दिमाग की स्किल्स वो यूज कर रहा है, अपनी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब का इस्तेमाल किया है उसने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है, यानी जितनी उसकी लिमिटेड नॉलेज है उसके साथ वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ रही है। अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है, जो भी इसको जहां पे भी दिक्कत आ रही है वहां बड़े भाई की सहायता लेगी। तो शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास क्या कहलाएगा? इसको हम मचान कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में, इसको हम पाड़ कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में, इसको हम ढांचा कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में, और इन तीनों का एक नाम है जिसको हम स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प यानी अस्थायी मदद कहते हैं, कि जहां जरूरत पड़े हिंट, क्यूज, नॉन एग्जांपल्स, आप हाफ सॉल्व प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें। तो ये सहारा मिलना, क्योंकि वो बड़े भाई से हेल्प लेके कर रही है यहाँ जहां वो अटकती है, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अभी आप भाषा से अवगत नहीं है ना हिंदी पेडागोजी की, इसलिए आप अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? ये कहता है, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग में सहायता करता है, यानी आप शब्द कैसे बनाए जाते हैं उससे जुड़ने, उसका अर्थ क्या हो सकता है उससे जुड़ने, ठीक है ना। कुछ मत लो अनुराग, जो कराया जा रहा है उतना ले लो आप, कोई अलग से किताब मत खरीदो, सारे क्वेश्चंस यहाँ करा दिए जाएंगे। व्याकरण सीखने में, और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट के, हर मीन्स लगभग सीडीपी के, ईवीएस के, हिंदी के, इंग्लिश पेडागोजी के और मैथ्स पेडागोजी की भी दे देंगे, कोशिश करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहो, कुछ मत खरीदो, सब मजे करो। अच्छा सना, कोई बात नहीं, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर हम बात करें, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने, प्रयोग करने की बात करें, तो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है, व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है, या कार्य विधिक व्याकरण सीखना है, शब्दों की आकृति, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने। तो व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है। बताएंगे आप फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, ये पहला ही दिन है, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें, है कि नहीं? देखिएगा, क्वेश्चन है, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने, यानी यूज भी कर रहे हैं आप लैंग्वेज को। तो व्याकरण सीखने में शब्दों की आकृतियां, व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, या अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है। अर्थ ग्रहण की यहाँ सच मेन बात नहीं हुई है, संप्रेषण यानी प्रयोग की बात हुई है, साथ में अर्थ की बात हुई है, तो यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है कुल मिलाकर के। व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, यानी एक ऐसा कार्य है जो कम्युनिकेटिव वर्क है, जिससे आप
लैंग्वेज को, उस व्याकरण का इस्तेमाल भाषा में कर पाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? यानी कि आप कॉन्शियसली व्याकरण सीख रहे हैं, उसके लिए व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना तथा पृथक रूप से, देखो अलग थलग डीकॉन्टेक्स्ट करके, डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड वे में नहीं पढ़ाते, व्याकरण अलग से नहीं रटवाते, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना, वह प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना, ये बेटर लग रहा है। व्याकरण पुस्तक अथवा अभ्यास से नहीं, पुस्तक और अभ्यास से नहीं रटवाते। व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा वृत्तांत और अभ्यास द्वारा नहीं। कॉन्टेक्स्ट में है बी ऑप्शन, संदर्भ में व्याकरण सिखाना सबसे बेहतर है, जिससे बच्चे बेसिकली जब आप स्टोरी सुना रहे हैं तो वो कनेक्ट कर पाएंगे कि इसमें ग्रामेटिकल चीजें कौन सी थी। जब आप बताएंगे कि अच्छा अगर हम इसमें बात करें विशेषण की, तो ये जो लोमड़ी की चतुराई थी, ये विशेषण था उसके बारे में, और लोमड़ी क्या है, जो भी उसका नाम होगा वो संज्ञा थी। तो आप संदर्भ में व्याकरण सिखा रहे हैं, तो वो बेटर है बी ऑप्शन। आज के लिए आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है, यानी ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात कर रहे हैं। रचनावाद जिसमें पियाजे और वाइगोस्की बिलीव करते हैं। क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, यानी बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, रचना करता है, इसीलिए इसका नाम रचनावाद है, क्योंकि बच्चा क्या है, एक्टिव होगा यहाँ पे, है ना, बच्चा एक्टिव एक्सप्लोरर होगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है बच्चे कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी बच्चे तो यहाँ एक्टिव नहीं है, कक्ष शिक्षण पे डिपेंडेंट है, टीचर पे डिपेंडेंट है। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सिखाई जाती है, यानी संरचनाओं में, स्ट्रक्चर्स में तोड़ के, जी नहीं। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड है ये। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है, यही है, या बच्चे की भलाई में यही ऑप्शन है कि उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके आप बच्चे को एक्टिव करके सिखा सकते हैं चीजें। तो आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे।